गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पंचायती राज, स्थानीय शासन। अभी आपने ध्यान दिया होगा इन दिनों एक पंचायत वेब सीरीज एक फेमस है जो कि नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी काफ़ी पसंद की जा रही है। तो उस वेब सीरीज को आप जरूर देखिएगा, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। उसमें पंचायत प्रधान है कोई सरपंच एंड सचिव और सहायक और उप प्रधान की जो एक मिली भगत होती है और किस तरीके से पंचायत वर्क्स करती हैं, उसमें उसको अच्छे से बताया गया है कि इंडिया के अंदर पंचायत का हाल क्या है। तो दोस्तों आइए अपन पंचायत को करीब से जानते हैं, थोड़ा सा करीब से देखते हैं पंचायत को। ये जो आप पिक्स देख रहे हैं ये किसी गांव की ग्राम सभा है। अब इस ग्राम सभा में खड़े लोगों को देखकर आप क्या महसूस कर सकते हैं, आप क्या आइडिया लगा सकते हैं ये लोग यहाँ पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं या इनका खड़े होने का कोई अधिकार भी है। दोस्तों अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो इसको आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये जो लोग खड़े हैं ये ग्राम सभा के सदस्य हैं दोस्तों। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं खड़े हैं, ये सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इन्होंने इस ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए कोई इलेक्शन नहीं जीता है दोस्तों। जैसा कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में जाने के लिए विधायकों को चुनाव जीतना पड़ता है जब वो वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फिर भूल जाते हैं कि उनका क्या काम है, बस वो फिर खुद को याद रखते हैं। यहाँ जो लोग खड़े हैं दोस्तों, ये जो पंचायत आप देख रहे हैं यहाँ पे आईपी कोचिंग की पंचायत, तो इस पंचायत में जो लोग दिख रहे हैं आपको ये ग्राम सभा के सदस्य हैं और ये उस गांव के निवासी हैं, इसीलिए इस ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इस ग्राम के अंदर जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी फैसले होंगे, उन सब में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ग्राम सभा का स्थानीय शासन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का तर्क रहता है दोस्तों कि जब राज्यसभा और लोकसभा है, कानून बना रहे हैं, तो फिर ग्राम सभाओं की क्या जरूरत है। तो इस पिक्चर्स को देखकर आप समझ सकते हैं ग्राम सभाओं की क्या जरूरत है, क्योंकि ग्राम सभा दोस्तों ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है। आपकी जो मूल समस्याएं हैं दोस्तों, मूल समस्याएं ग्राम सभा को पता होती हैं, और जिनकी समस्याएं होती हैं वो खुद ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पूरा गांव ग्राम सभा का सदस्य होता है दोस्तों। जो भी वोटर कार्ड जिसको प्राप्त है 18 साल का, वो ग्राम सभा का सदस्य जो वोट करता है दोस्तों। तो ग्राम सभा का मतलब है निचले स्तर पर क्या समस्याएं हैं उनको निपटाना, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा को इतना पता नहीं होता है दोस्तों जो ग्राम सभा को पता होता है। वो जनरली सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे उसकी उम्र बीत जाती है दोस्तों 5 साल की, लेकिन वो कभी घूमने नहीं आता अपनी संसदीय क्षेत्र में, उसकी समस्याएं सुनने के लिए नहीं आता। बल्कि अगर यहाँ से कोई सरपंच उससे मिलने भी जाएगा ना दोस्तों, तो वो उसकी समस्या सुनने से मना कर देगा। तो ग्राउंड लेवल पर कितनी जरूरी है ग्राम सभाओं का इम्पोर्टेंस, इनको अपन समझते हैं। आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। तो पंचायती राज भारत के अंदर दोस्तों ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। जिस तरह से आप नगर पालिकाएं देखते हैं शहरों में, वैसे ही पंचायत होती है दोस्तों। पंचायत होती है गांव के अंदर। पंचायत में सरपंच होता है दोस्तों, सरपंच का चुनाव होता है, और नगर पालिकाओं में नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबर्स होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से एक वर्क फोर्स जो है वो वर्क करती है इंडिया के अंदर। तो इनके 3 स्तर हैं दोस्तों। पहला क्या है, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, एंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों मिलकर स्थानीय शासन को रन करती हैं दोस्तों। इन संस्थाओं का काम क्या है, आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास किसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर कोई भी योजना चल रही जिससे कि वहां के निवासियों को फायदा मिल सकता है, आर्थिक तौर पे फायदा मिल सकता है, तो उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना, ताकि उनके जो भी उसके लिए हकदार है उस तक पहुंचे। जैसे कि दोस्तों अभी चर्चा में स्कीम है अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पंचायती राज में जो भी अभी सरपंच हैं, सचिव हैं, उन सब का क्या कर्तव्य है दोस्तों कि वह इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और अपने हकदार तक उसका हक पहुंचाए।
सामाजिक न्याय को मजबूत करना। सामाजिक न्याय क्या हो गया दोस्तों? अब अगर किसी के यहाँ चोरी हो गई या कुछ और घटना हो गई तो समाज के अंदर न्याय को अच्छे से चलाना, उसको जो भी चोरी हुआ उसको ढूंढ के वापस ला के देना, ये सब पंचायतों का और नगर पालिकाओं का और जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं उनका है दोस्तों। इसका जो पंचायती राज का अगर अपन हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले अगर एक पूरे तरीके से इंडिया के अंदर पंचायती राज आया तो 1973 में दोस्तों, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1973 में जो संशोधन हुए तो 73rd एंड 74 संशोधन के माध्यम से 11वीं और 12वीं अनुसूची बनी, जिसके तहत दोस्तों अपना पंचायती राज अस्तित्व में आया। अब अपन देखते हैं पंचायती राज का परिचय एवं इतिहास। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए परिचय पंचायती राज का मतलब, जब यहाँ पे अंग्रेज भी नहीं थे दोस्तों, मुगल का शासन था, उसके पहले जो भी शासन थे तब से पंचायती राज है दोस्तों। पंचायती राज अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अब उसको पंचायत बोलने लगे, पहले कुछ और बोलते हैं, उसके पहले कुछ और बोलते हैं, क्योंकि गाँव में जो भी शासन रहता था गाँव का मुखिया संभालता था। तो देखिए परिचय इतिहास पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों के शासन में लॉर्ड रिपन, ये जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इनने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इनको कहा जाता है। यानी कि इनने इस काम में इंटरेस्ट लिया होगा दोस्तों, इसलिए इनको क्या कहा, जनक, है ना। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पेश किया। अब आगे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम को आपको याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में कोट कर सकती है, या तो इसको या फिर इसको। स्थानीय शासन का जनक इसको मान लेंगे लॉर्ड रिपन। अब किस अधिनियम में इसका जिक्र है तो 1999 के अधिनियम में के प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की। दोहरा क्या है दोस्तों? एक स्थानीय शासन, एक केंद्रीय शासन। स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया है। जो भी पंचायत के काम है वो पंचायत को दे दिए, जो सेंटर के काम है वो सेंटर के पास रखे। स्वतंत्रता के बाद 1957 में योजना आयोग, अब नीति आयोग इसका नाम है दोस्तों, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति, ये बहुत ही फेमस समिति है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित। इसकी जो भी सिफारिशें हैं आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। गठन किया गया नवंबर 1957 में। फिर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है दोस्तों, एक तो ग्राम स्तर पे होगी, एक मध्य स्तर पर जिसको ब्लॉक कहते हैं, और सबसे ऊपर होगा दोस्तों जिला स्तर पर। ये पंचायती राज के कुछ अंग हैं। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की, एक्सेप्ट की दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती का उद्घाटन किया गया दोस्तों। ये राजस्थान का नाम आपको याद रखना और नागौर जिले का, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कोट हो सकता है। अब आइए दोस्तों, वर्ष 1993 में, अब ये राजीव गांधी वाला मामला आ गया जब वो प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1993 में 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में, अब ये समस्त भारत की बात हो गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब इसको मान्यता दे दी गई दोस्तों। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? ग्राम स्तर, पंचायत समिति यानी ब्लॉक, और सबसे शीर्ष पर रहेगा जिला स्तर। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां हैं दोस्तों, जैसे कि पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो बलवंत राय मेहता है, 1956 से 57। फिर अशोक मेहता 1977-78 दोस्तों। पीवी के राव समिति 85, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 86, पी के थुंगन समिति 88 दोस्तों। ये जो भी समितियों के नाम दिख रहे हैं आपको, अगर आपका इसी साल प्रीलिम्स है, अगली साल प्रीलिम्स है, तो आप इन्हीं समितियों की सभी की सिफारिशें नेट पे सर्च करके अच्छे से याद कर लीजिए उनको, ये पूछती है यूपीएससी। अब इसके संविधान में क्या प्रावधान है दोस्तों पंचायती राज के, इसको देखते हैं अपन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, कौन सा अनुच्छेद में? 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अब आइए दोस्तों,
यूपीएससी क्वेश्चन कोट कर सकती है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या जिसमें पंचायती राज्यों को सम्मिलित किया गया हो। तो अनुच्छेद 40 में राज्यों को संविधान ये आदेश देता है कि वे पंचायत को गठन करें दोस्तों, पंचायत का गठन करें। तो 1973 में 1993 में दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। यहाँ 92 में दोस्तों कानून लाया गया होगा, 93 में इसको पास कर दिया गया होगा। तो पंचायती राज पर एक दृष्टि डालते हैं अपन, पंचायती राज आखिर है क्या, आपको समझ में आए। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान संशोधन 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसको याद रखना दोस्तों, संवैधानिक दर्जा कब मिला, ये यूपीएससी पूछ सकती प्रीलिम्स के अंदर 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इस तरह महात्मा गांधी के स्वराज, अब ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है, ग्रामों को मजबूत करना, उसको डीपीएसपी में मिला गया। जो पंचायती राज एक लाया गया इंडिया के अंदर, वो गांधी जी का ही एक रूल है मान लीजिए, उनका इस तरीके से एक सलाह थी गवर्नमेंट को दोस्तों पंचायती राज, तो ये उन्हीं के कहने पे है। उनका सपना था दोस्तों पंचायतों को मजबूत करना और पंचायती राज भारत के अंदर स्थापित करना। वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया दोस्तों। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में निम्नलिखित प्रावधान थे। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम स्तर, वही ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा वर्क करेगी। हर 5 साल में पंचायतों के चुनाव होंगे, वही सरपंचों के। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटों का आरक्षण होगा दोस्तों। आप देखते हैं किसी साल बोलते हैं कि ST/SC सीट आई है, तो उस साल फिर कोई जनरल का व्यक्ति दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता सरपंच के चुनाव के लिए, फिर वो ST/SC का जो व्यक्ति होगा वो चुनाव लड़ सकता है। फिर महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटों का आरक्षण है दोस्तों। महिलाओं भी का होना उपस्थित बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है और पितृसत्ता को हटाना है दोस्तों। ये जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग संपन्न कराता है दोस्तों। पंचायतों की निधि के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग है दोस्तों इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने के लिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है दोस्तों, पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची दोस्तों, अब जो नए अनुच्छेद बने, नए अमेंडमेंट हुए तो 10 अनुसूचियां थी, तो पंचायती राज के लिए फिर 2 अनुसूचियां और आई, 11वीं और 12वीं। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं दोस्तों। 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, योजना तैयार करना, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये पंचायत के काम समझ लीजिए। अधिकार का मतलब पंचायत के क्या क्या काम है, आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, योजनाएं तैयार करना और उन्हें चलाना। कर, ड्यूटीज, टोल प्लाजा वगैरह, शुल्क आदि लगाने, उन्हें वसूल करने का पंचायतों का अधिकार। राज्यों द्वारा एकत्रित करों, ड्यूटियों, टोल शुल्कों पंचायतों का हस्तांतरण करना, ये सब राज्य वित्त आयोग करता है दोस्तों। ग्राम पंचायत सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनती है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था दोस्तों आपको, ग्राम सभा क्या है, जो भी मतदाता सूची में लिस्ट में उसका नाम है वही ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है दोस्तों। जितने भी लोग हैं गांव के जो वोट करते हैं, जिनका वोटर आईडी बन चुका है, वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो उसके कानून बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में आया। इसके क्या प्रावधान है दोस्तों, इसने ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करी। गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये जो दिवस दिखाई दे रहे हैं
ये आपको गणतंत्र दिवस दिख रहा, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती के अवसर पर पंचायती राज में जो प्रावधान है कि इनको बैठकें जरूर आयोजन करना है आपको दोस्तों, इस दिन समस्याएं सुनना है। पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों को कोरम, सामान्य बैठकों और कोरम को पूरा न होने के कारण फिर से बैठक के आयोजन में संबंधित हो। तो ग्राम सभा, ये जो दिखाई दे रहा है, अभी अपन पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, ये सब ग्राम सभा के काम। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ग्राम स्तर पर स्वशासन की संस्थाओं के रूप में एक सशक्त पंचायत की परिकल्पना की गई। अब उसके काम पढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम स्तर पर विकास कार्यों, उनके रखरखाव की योजना बनाना, उन्हें पूरा करना, और ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याण क्या है दोस्तों? जो भी उनकी जरूरतें हैं, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार दिलाना, अगर कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, गांव के अंदर शिक्षा की व्यवस्था करना, नल, पानी, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था करना एक जन कल्याण कहलाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय, भाईचारा, एकता को बढ़ाए, विशेषकर जेंडर और जातिवाद आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय का सुनिश्चित करना। दोस्तों कोई भी जात पात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कोई ST SC कैटेगरी से तो उसको इस नल से पानी नहीं भरने दिया जाएगा, ये सब पुरानी बातें हैं दोस्तों। अब क्या है, अब कोई कहीं से भी पानी भर सकता है, इसके लिए भेदभाव को, जातिगत आधारित भेदभाव को खत्म कर दिया गया है दोस्तों। जेंडर क्या है, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप देखते हैं महिला सरपंच के लिए भी सीट बुक होती है किसी साल में, इसलिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 73वें संविधान संशोधन ने जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ग्राम सभा को सशक्त किया है। ग्राम सभा 1993 की धारा, अधिनियम 1993 की धारा 6(1) सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया कि एक ग्राम सभा होगी। अब ये राज्यपाल ने अनुसूचित किया, बताया। धारा 8 पंचायतों का गठन और धारा 9 पंचायत अवधि का प्रावधान करती है। अब ग्राम पंचायत की जो सफलता है उनमें क्या क्या चुनौतियां हैं दोस्तों? चुनौतियों का मतलब क्या है? पंचायती राज को अगर अच्छे से चलाना है तो इसके अंदर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं चलाने में दोस्तों, आइए देखते हैं अपन। पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पंचायतों के पास दोस्तों टैक्स नहीं है, जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वैसे ही ये जो पंचायत होती हैं उनको इतना टैक्स नहीं मिलता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी चुनौती है उनको सफल होने में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जितना फंड देगी वो उसके हिसाब से काम करते हैं, और उतने ही ऊपर फिर सरपंच भी महान होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। चुनाव जीतने के बाद पता नहीं चलता उसका काम है दोस्तों। जो भी छोटा मोटा फंड रहता है उसमें से 54% गांव के विकास में और बाकी सब जेब में। तो पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है, उन्हें वित्त के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो राज्य सरकार जितना पैसा देगी वो उसी पे चलेंगी। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वहन नियत समय पर नहीं होता। निर्वहन का मतलब क्या है दोस्तों? अगर इसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसको फिर इंटरेस्टिंग नहीं है दोस्तों कि एक्टिव हो कि तुरंत उसको चेंज किया जाए, दूसरे चुनाव, इसमें नियमित नहीं है दोस्तों, ये भी एक समस्या है। कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख है वह कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार या पति ही करता है जनरली दोस्तों। ये जो पंचायत वेब सीरीज बनी है इसी पर आधारित है। वहां पर जो महिला प्रधान है, पुरुष के लिए सीट नहीं थी, महिला सीट थी, तो महिला सीट में दोस्तों महिला विजयी हुई, लेकिन उसका जो पति होता है उस वेब सीरीज में वही पूरा काम करता है, वह महिला कभी भी ऑफिस नहीं जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं के नाम पे सीट तो आ जाती है दोस्तों, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है। महिलाओं के नाम पर उनके पुरुष रिश्तेदारी काम करते हैं, वह सिर्फ नाम मात्र की प्रमुख होती हैं, बाकी सब जो भी पावर होता है जो पुरुष एंजॉय करते हैं। महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है इससे दोस्तों। अब महिला का नाम तो चल रहा है लेकिन उसको आता तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पावर नहीं दिए गए, पुरुष ने छीन लिए सब पावर। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन कौन होंगे दोस्तों? जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां होंगी,
वो उसके काम में अवरुद्ध डालती हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं पंचायत को दोस्तों। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी के बीच सामंजस्य मतलब आपस में वो कंट्रोवर्सी हो जाती है दोस्तों। सब अपने अपने पावर को यूज करना चाहते हैं। पंचायती राज को अब व्यवस्था को अब कैसे अपन दोस्तों सशक्त कर सकते हैं, इसके बारे में, इसके उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कर टैक्स लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो दोस्तों। पंचायती राज संस्था खुद अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। 14वां जो वित्त आयोग था उसकी सिफारिश ये थी कि पंचायतों को जो पैसा दिया जाता है उसको और बढ़ाया जाए। इस दिशा में और भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, उनको पैसा जो फंड होता है उसको बढ़ाया जाए। सेकंड क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक कार्यपालिकी अधिकार दिए जाएं। बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिए दोस्तों। जो बजट होता है उसमें उनका हिस्सा होना चाहिए और जो भी वहाँ कर लगाने के अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। फिर महिलाओं को मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना चाहिए। मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक क्या होगा, मानसिक क्या होगा, अब दोस्तों उनका माइंड सेट होना चाहिए कि अगर मैं सरपंच हूँ तो मैं ही सरपंच हूँ, मुझे ही फैसले करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही। शैक्षिक, अब उनको इसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो पढ़ना लिखना भी चाहिए, ये पावर भी उनको सिखाना चाहिए। सामाजिक रूप से का क्या मतलब है दोस्तों, अब समाज के अंदर जो नेगेटिव धारणा है कि महिला नहीं चला सकती दोस्तों, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से तीनों रूपों में अब महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। उनको सीखने पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी समाज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रधान रोज ऑफिस जाती है तो कोई भी उसके बीच में अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसका जो पति है, रिश्तेदार है पुरुष, उसको उनका सम्मान करना चाहिए, शिक्षा दिलाना चाहिए, सामाजिक रूप से एक्सेप्ट होना चाहिए दोस्तों। इन सब के लिए महिलाओं को 33% पंचायत में सीट उपलब्ध कराना चाहिए। पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर हर 5 साल में होना चाहिए। पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग आवंटन करना चाहिए। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले को पंचायत पुरस्कार प्रदान करना चाहिए दोस्तों। अब पुरस्कार और रैंकिंग की क्या जरूरत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रैंकिंग लिखा हुआ है दोस्तों, पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग, ये क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए आप किसी पंचायत के सरपंच हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप चाहते हैं कि इस काम को सब लोग जाने, तो आपको रैंक मिलेगी, तो आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, तो इससे आप उत्साहित होंगे तो अगली बार अगर आप जीते तो और अच्छे से काम करने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया है और कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है तो आप एकदम से टूटा हुआ महसूस करेंगे। तो रैंकिंग क्यों मिलना चाहिए, ताकि जो अच्छा काम करने वाला है उसका उत्साहवर्धन हो सके। दोस्तों आज की वीडियो में अपन ने क्या समझा, एक तो सबसे पहले तो पंचायत, ये जो पिक देख रहे हैं आपने, फिर हमने क्या समझा दोस्तों, पंचायत को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे मिटाया जा सकता है, ये सब उसी की प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है दोस्तों। फिर अपन ने क्या जाना, पंचायत के अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि पंचायत जो है, जो फॉर्मूला है पंचायत को चलाने का वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो उनके लिए दोस्तों वित्त नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पैसों की प्रॉब्लम होती है। पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति की प्रॉब्लम है, पैसा दोस्तों। फिर स्थानीय क्षेत्र के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनके बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो सफलता में चुनौतियां और समाधान हमने पढ़े। फिर उसके बाद दोस्तों हमने ग्राम सभा का जो इतिहास रहा है इंडिया के अंदर, पंचायती राज का, स्थानीय शासन का जो इतिहास रहा है, फिर इसके हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ दोस्तों, क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इससे हमने क्या किया है, त्रिस्तरीय पंचायत लेवल, यानी ग्राम सभा के लेवल पे दोस्तों, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की है। एक तो पंचायत, एक ब्लॉक एंड जिला स्तर, ये इसके माध्यम से, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको स्थापित किया। तो पंचायती राज क्या है इसको अपन ने समझा। फिर इसके प्रावधान क्या है दोस्तों,
इस प्रावधान मतलब संविधान में भी इसका कुछ अधिकार है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे ये अनुच्छेद नंबर 40 संविधान के अनुसार पंचायतों को गठन का आदेश देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये अपन ने जाना कि संविधान भी सपोर्ट में है दोस्तों इसी के। फिर अपन ने क्या जाना दोस्तों, हिस्ट्री, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति जो है वो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता की समितियां जो थी, इन्हीं ने दोस्तों अच्छी सिफारिश की है पंचायत को गठित करने में। अपन ने क्या देखा, इतिहास, परिचय एवं इतिहास। तो परिचय और इतिहास में आपने देखा कि लॉर्ड रिपन जो है पंचायती राज या स्वशासन के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों, पंचायती राज या स्वशासन के जनक कौन, किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने इंटरेस्ट लिया था अंग्रेजों के शासन में कि स्थानीय शासन होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय प्रॉब्लम वहीं के लोगों को पता होती है, ना कि जो दिल्ली में बैठे हैं उनको। तो इसका परिचय और इतिहास अपन ने जाना दोस्तों सबसे पहले। फिर अपन ने ग्राम सभा का सबसे स्टार्टिंग में नगर पालिका और ग्राम सभा का एक उदाहरण देखा दोस्तों कि किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे होंगे, ये जो पिक देख रहे हैं आप, मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, ये आपकी लोकसभा और राज्यसभा है। ये गांव की सड़क पर, यहाँ पे सब लोग सदस्य हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ना, हर कोई कानून में भाग ले सकता है। तो इसको कहते हैं ग्राम सभा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब होता है घर का शासन। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और टाइम का कोई इशू नहीं रहता दोस्तों, दिन भर बात कर सकते हैं आप। तो ये आज की जो वीडियो थी दोस्तों, आज की वीडियो पंचायती राज पर आधारित थी। पंचायती राज अपन ने जाना, आज पंचायती राजों को पढ़ा है दोस्तों। पंचायती राज क्या है और क्यों होना चाहिए और इसकी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं के हल क्या हैं और इसका इतिहास क्या है, कानूनन क्या है और संविधान में इसके क्या अधिकार हैं, ये सब अपन ने जाना है दोस्तों आज की वीडियो में। बस इतना ही। फिर आगे की कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में बात करेंगे अपन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।